जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जीके सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जीके के पूरे 25 सवाल आएंगे साथियों। तो अगर आप वाकई में जीके के सेक्शन को मजबूत करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 150 क्वेश्चन साथियों समर्पित करूंगा आपके एग्जाम के लिए। इन 150 क्वेश्चंस को साथियों देखिएगा और अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत कीजिएगा। जितना की अगर बात करें 150 क्वेश्चन में जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, सभी के सभी सबसे इंपॉर्टेंट साथियों पूरी जीके के टॉप लेवल के क्वेश्चंस दे रहा हूं। अगर आप इन 150 क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो कुछ नहीं साथियों 7 से 8 क्वेश्चंस तो साथियों आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो आप ये भी चेक करिएगा कि इनमें से कितना स्कोर आपका बनता है, यानी कि इनमें से कितने सवाल आपको पहले से आते हैं। और अगर 150 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो 7 से 8 सवाल आपके एग्जाम में आपको यहां से एकमात्र वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो बहुत तेजी के साथ साथियों एक क्लास में आपको कराने वाला हूं। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? आपको मालूम होना चाहिए साथियों यूनान देश में हुई थी। आंसर आपका ए होगा, 1 होगा। कह रहे कि सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये ट्रॉफी आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं क्रिकेट के खेल में दी जाती है साथियों सी के नायडू ट्रॉफी। कह रहे कि कलिंग कप साथियों किस खेल से संबंधित है? तो मैं कह सकता हूं साथियों फुटबॉल खेल से संबंधित है कलिंग कप। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि उबैद उल्लाह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये साथियों हॉकी के खेल से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी के सभी सवाल साथियों आप लोग बहुत सुपर फास्ट तरीके से तैयार कर लीजिए। जीके के जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आता है उन सारे टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे साथियों 150 क्वेश्चन के माध्यम से। तो अग्रवाल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपको याद रखना है साथियों बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद देखिए निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम साथियों किस शहर में स्थित है? तो मैं कहूंगा ये राजकोट में स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द की अगर बात करें ये साथियों गोल्फ के खेल से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है 5 खिलाड़ी होते हैं साथियों। बास्केटबॉल टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं। कह रहे कि बेसबॉल में एक टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं साथियों? 9 खिलाड़ी खेल सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि फुटबॉल मैच में एक टीम से कितने खिलाड़ी एक बार में खेलते हैं? तो फुटबॉल की अगर बात आए तो 11 खिलाड़ी आपको बता देना है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए तवांग मठ साथियों कहां पर स्थित है बताइए जरा। तो तवांग मठ की अगर बात करते हैं असम नागालैंड नहीं साथियों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। कह रहे कि किस राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थ यात्रियों ने सफाई की शपथ ली है? तो कहां की बात चल रही है साथियों? केरल की बात चल रही है। यानी कि केरल का जो सबरीमाला मंदिर कहां पर है? केरल में है। तो केरल राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थ यात्रियों ने सफाई की शपथ ली है। कह रहे कि किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? श्रीलंका की बात चल रही है। श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। कह रहे कि नाम द्रोलिंग मठ भारत में कहां पर स्थित है बताइए। तो ये तो साथियों सिक्किम में स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि 4 धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ इन 4 पवित्र स्थलों को जोड़ेगी। यह सभी धर्म स्थल किस भारतीय राज्य में है? तो ये तो बहुत शानदार सवाल है साथियों। ये सभी के सभी साथियों उत्तराखंड में स्थित है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए करके किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो किस मंदिर की बात चल रही है? मैं कहूंगा साथियों एक तरीके से मार्कंडेश्वर मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। कह के बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है बृहदेश्वर मंदिर साथियों? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद देखिए करके रामनाथ स्वामी मंदिर कहां पर स्थित है? तो रामनाथ स्वामी मंदिर अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो तमिलनाडु आपको बता देना है, क्योंकि रामनाथ स्वामी मंदिर ये तमिलनाडु में ही स्थित है। करके तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों चोल वंश के राजाओं ने करवाया था तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण। आंसर जिनका बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नबन्ना नामक फसल उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो नबन्ना नामक फसल उत्सव है ये साथियों पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों बुद्धकंपा नामक जो फूल उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों गुजरात आंध्र प्रदेश नहीं साथियों तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अब आपको फुल मॉक टेस्ट वाली क्लास मिलेगी। यानी कि एक ही क्लास में जीके भी होगी, इंग्लिश भी होगी और उसके बाद रीजनिंग और मैथ भी होगी। एक वीडियो में चारों सब्जेक्ट का साथियों अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो टारगेट सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि याओशांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये साथियों मणिपुर में मनाया जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार इनमें से किस वार्षिक से संबंधित है ना, सॉरी, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों जो ऊंट का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों, ये इनमें से किस वार्षिक से संबंधित है, तो ये पुष्कर मेले से संबंधित है। एक तरीके से पुष्कर मेला, ये ऊंट का व्यापार होता है साथियों पुष्कर मेले में, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, और ये एक तरीके से साथियों वार्षिक है, यानी कि वर्ष में एक बार लगता है साथियों ये ऊंटों का मेला, पुष्कर मेला एक तरीके से बात करें। उसके बाद देखिए बोहांग बिहू इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये साथियों असम राज्य का त्योहार है बोहांग बिहू। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कंबाला नामक त्योहार की अगर हम बात करते हैं तो ये किस राज्य में होता है, ये कंबाला की अगर बात करें साथियों कर्नाटक में होता है कंबाला नामक त्योहार। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे आदिवासी त्योहार भगता परब नामक त्योहार इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये साथियों पता किस राज्य में मनाया जाता है, ये झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड आपके इस सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो अंबुबाची मेले की जब हम बात करते हैं तो साथियों असम में इसका आयोजन किया जाता है। अंबुबाची मेला कहां पर, तो असम में लगता है। अगला देखिए कह रहे कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में माधोपुर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो कहां पर किया जाता है साथियों, गुजरात में किया जाता है। गुजरात आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि रंगोली बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो रंगोली बिहू नामक त्योहार जो है ना साथियों ये असम में मनाया जाता है। असम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि किस पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आपको ये याद रखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर बात चल रही। आंसर आपका जाएगा चौथी, कहां पर लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। उसके बाद देखिए दुनिया के किस देश में पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, तो पहली बार साथियों अगर बात करते हैं ना साथियों तो सोवियत यूनियन हो जाएगा, है ना, सोवियत यूनियन हो जाएगा, सोवियत संघ आपका जवाब हो जाएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित है हेराल्ड डोमर मॉडल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए महालनोबिस मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो महालनोबिस मॉडल की अगर बात करते हैं तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ से लिया गया है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो साथियों किस योजना का उद्देश्य था, मैं कहूंगा पांचवी योजना का उद्देश्य था। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का विषय था, तो किसकी बात चल रही है साथियों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये सारे सवालों को आप लोग तैयार करते रहिए साथियों। अगला सवाल देखिए कह रहे हैं कि आपसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, तो 1952 से शुरू किया गया, 1952 से शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद देखिए कह रहे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का भाग था, तो ये साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना का भाग था। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था, तो अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल का जवाब की तो आंसर आपका डी होगा, यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि जो गुडावा जनजाति है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये साथियों आंध्र प्रदेश में निवास करती है गुडावा जनजाति। अगला सवाल है कह रहे कि बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो बोडो जनजाति तो साथियों असम से संबंधित है। आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि संथाल जनजाति के लोग किस राज्य से संबंधित है, तो संथाल जनजाति के लोग साथियों झारखंड से संबंधित है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है, यानी कि भारिया जनजाति कहां पर निवास करती है, तो महाराष्ट्र में निवास करती है। आंसर अगर आपका डी के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए
अगला सवाल है, कह रहे कि निम्न में से कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। तो पश्चिम बंगाल से संबंधित होस जनजाति है, कोरा जनजाति है, मुंडा जनजाति है, लेकिन गुर्जर जनजाति नहीं। अब नहीं है तो यही आपका आंसर है। कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते साथियों, कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें ना गद्दी जनजाति की, तो ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कुकी जनजाति की बात करें तो ये साथियों मणिपुर में पाई जाती है, तो मणिपुर में पाई जाती है कुकी जनजाति। गुर्जर जनजाति भी हिमाचल प्रदेश में, और लाहौल जनजाति भी। तो आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए करके कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये मैंने अभी आपको बताया था साथियों, ये मणिपुर में पाई जाती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि खासी जनजाति के लोग किस राज्य में पाए जाते हैं। तो खासी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं साथियों, मेघालय में पाए जाते हैं। मेघालय आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कौन सी जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी जनजाति की बात चल रही है, लुशाई जनजाति की बात चल रही है। ये जनजाति साथियों त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। अगला सवाल है, गुर्जर जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती है। तो गुर्जर जनजाति साथियों अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये पाई तो नहीं जाती है साथियों, अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो मैं कहूंगा शोभना नारायण, बिरजू महाराज, सुजाता महापात्रा। सुजाता महापात्रा की अगर बात करते हैं तो ये नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम से अगर बात करते हैं साथियों, आपको इनका नाम याद रखना है, कनक रेले। इनका नाम है कनक रेले और इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य साथियों इसमें से कौन सा नहीं है, भांगड़ा, भरतनाट्यम, मणिपुरी या साथियों कथक। तो मैं कह सकता हूं मणिपुरी नहीं, अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है। तो असम से संबंधित साथियों कौन सा है मुझे बताइए। तो बिहू नृत्य कहाँ किया जाता है साथियों, ये असम में ही तो किया जाता है। अगला सवाल देखिए, धन विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से है मुझे बताइए। तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं आंसर आपका क्या होगा, धन विधेयक का संबंध क्या अनुच्छेद 110 से है। मैं कहूंगा बिल्कुल अनुच्छेद 110 से ही है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 के ए से साथियों समानता का अधिकार संबंधित है, शिक्षा का अधिकार संबंधित है। सही बात साथियों, शिक्षा का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 21 के ए से। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों अनुच्छेद 84 की जब हम बात करते हैं तो यह अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। कह रहे कि वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण ये साथियों अनुच्छेद 112 से संबंधित है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल से संबंधित है, ये आपको बताना है। मुझे बताइए लोकसभा की संरचना, या अनुच्छेद 81 में साथियों लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अगला देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, हिंदी को राजभाषा के रूप का दर्जा दिया गया है। तो अनुच्छेद 352 नहीं, 331 नहीं, 343 आपका जवाब होगा साथियों। क्या 343 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद यानी कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है, अनुच्छेद 226 की बात चल रही है। यानी कि ये अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने से संबंधित है। आंसर आपका डी होगा। कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 21 आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान संबंधित है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 275 की, तो अनुच्छेद 275 आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 11 की बात चल रही है। अनुच्छेद 11 आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि पहला आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये साथियों पता कब हुआ था, 1805, 17, 22, 38 नहीं साथियों, 1838 से 1842 तक चला था पहला आंग्ल अफगान युद्ध। उसके बाद देखिए पहला सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था।
तो पहला सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845-46 में हुआ था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तीसरा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो तीसरा मैसूर युद्ध की अगर बात करते हैं 1790 से 92 के बीच हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1749 नहीं, 1775-82, बिल्कुल सही साथियों। 1775 से 82 तक चला था पहला आंग्ल मराठा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध की अगर बात करते साथियों 1744, 48, 50, 1756 से 1763, बिल्कुल सही साथियों। आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा जा रहा है कि मास्की का युद्ध हुआ था साथियों, वो कब लड़ा गया था? तो मास्की का युद्ध साथियों 1019 से 1020 तक चला था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि प्लासी की लड़ाई की अगर बात करते हैं तो प्लासी की लड़ाई साथियों कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में हुई थी। अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था साथियों, बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, 1576 की जब हम बात करते हैं तो 1576 में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले युद्ध की अगर बात करते हैं तो साथियों 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। कह रहे कि वेदरा का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था? वेदरा का युद्ध लड़ा गया था साथियों 1759 में। कब लड़ा गया था? 1759 में वेदरा का युद्ध लड़ा गया था, जिनका आंसर सी है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी थी, मुझे बताइए। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है साथियों? विष्णु शर्मा। अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। विष्णु शर्मा ही पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। कह रहे कि विशाख दत्त ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी साथियों, बताइए। साथियों मैं आपको डेली ये क्लासेस करा रहा हूं, डेली आप लोग साथियों ये क्लासेस देखिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करिए, है ना। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो विशाख दत्त ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? मृच्छकटिकम, कुमार संभवम, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक साथियों इन्होंने लिखी थी, है ना। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक लिखी थी? तो मृच्छकटिकम नामक पुस्तक साथियों शूद्रक ने लिखी थी। शूद्रक आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने कुमार संभवम नामक पुस्तक लिखी? जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैं आपको साथियों करा दे रहा हूं। तो कालिदास के द्वारा ही साथियों कुमार संभवम नामक पुस्तक लिखी गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। पारणी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी, मुझे बताइए। तो मुद्रा राक्षस, प्रेम वाटिकी, हितोपदेश, अष्टाध्यायी। तो मैं कहूंगा साथियों अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पारणी है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कुमार संभवम नामक पुस्तक लिखी थी? तो कुमार संभवम नामक पुस्तक मैंने आपको बताया अभी के कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल देखिए, करके कल्हड़ ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी साथियों, बताइए। तो कल्हड़ की अगर बात करते हैं तो इसके द्वारा साथियों राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी गई। ये आंसर मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर डी है। कल्हड़ के द्वारा ही साथियों राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कहने दांडी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दांडी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी साथियों? दश कुमार चरितम लिखी थी। बिल्कुल सही जवाब, दश कुमार चरितम नामक पुस्तक साथियों दांडी ने लिखी थी। कहीं कहीं दंडी भी नाम लिखा होता है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी? तो अर्थशास्त्र तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह साथियों जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति जो है ना, ये सबसे बड़ा ग्रह है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, शुक्र ग्रह की सतह पर औसत तापमान क्या होता है? तो शुक्र ग्रह की सतह पर औसत तापमान पता आपको कितना होता है? 450 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात आपको याद रखना है। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को साथियों किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए,
तो मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह भी तो कहा जाता है ना, लाल ग्रह कहा जाता है, तो लाल ग्रह आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे शनि ग्रह के चारों ओर कितने प्रमुख छल्ले होते हैं। तो कितने प्रमुख छल्ले होते हैं साथियों, 7 प्रमुख छल्ले होते हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है, तो सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है अगर आपसे पूछा जाए तो बुध ग्रह आपको बता देना है। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कौन सा ग्रह सबसे तेजी से घूमता है, तो कौन सा ग्रह सबसे तेजी से घूमता है, मैं कहूंगा बृहस्पति ग्रह साथियों सबसे तेजी से घूमता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, तो जो चंद्रमा है ना साथियों, मून चांद, ये क्या है, यही तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूरेनस का रंग होता है, तो यूरेनस की अगर बात करते हैं इसका रंग क्या है, तो नीला और हरा है, ब्लू और ग्रीन है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए कह रहे कि मंगल ग्रह का क्या रंग होता है, तो मंगल ग्रह का रंग साथियों लाल होता है, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए कह रहे कि कौन सा ग्रह कौन सा ग्रह गैस विशाल के रूप में जाना जाता है, तो किसकी बात चल रही है, शनि ग्रह की बात चल रही है। शनि ग्रह जो है ना इसको गैस विशाल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह तो साथियों 1915, 1917, 1919, 1920 नहीं साथियों 1917 में शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि खेड़ा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये साथियों 1918 में शुरू हुआ था खेड़ा आंदोलन। राइट आंसर अगर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1919 में शुरू हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा असहयोग आंदोलन साथियों किस वर्ष शुरू हुआ था, 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1940 में। 1920 अगर आपका जवाब है तो मैं कहूँगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करते हैं ये तो साथियों 1942 में शुरू हुआ था। कब, 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला देखिए निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे ब्रिटिश द्वारा भारतीय अशांति का पिता माना जाता है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, आपको भी मालूम होना चाहिए, लोकमान्य तिलक की बात चल रही। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। पूछा जा रहा है कि भारतीय अशांति का पिता किसे कहा जाता है, तो लोकमान्य तिलक जी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद भारत के दूसरे गृह मंत्री कौन बने थे, अबुल कलाम आजाद नहीं, मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही साथियों मदन मोहन मालवीय ही बने थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और फटाफट आप लोग साथियों मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञान प्रसारक मंडली जो वयस्क शिक्षा के लिए समर्पित एक संगठन है, ये किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा बनाई गई थी, यानी कि ज्ञान प्रसारक मंडली किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाई गई थी। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि केसरी नामक समाचार पत्र जिसे बाल गंगाधर तिलक ने है ना तिलक ने किया, ये किस भाषा में प्रकाशित हुई, तो अगर बात करते हैं साथियों इसको किसने, केसरी नामक समाचार पत्र को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन पूछ रहे किस भाषा में शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने, तो इन्होंने मराठी भाषा में शुरू किया था। अगला देखिए करके करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक शक्तिशाली नारा था, इसे किसने दिया था, तो पता इसे किसने दिया था साथियों, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे दिया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है, तो कौन सी बीमारी साथियों हृदय से संबंधित है, आपको ये बताना है। जो हार्ट अटैक है ना साथियों, देखिए एनीमिया ट्रैकोमा ये थोड़ी ना संबंधित है, हार्ट अटैक बीमारी हृदय से संबंधित होती है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि यक्षमा रोग किसके कारण होता है, तो यक्षमा रोग जो होता है साथियों बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस हमारे यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे लीवर को प्रभावित करता है। अगला सवाल देखिए यानी कि अस्थमा किस कारक से संबंधित है, तो अस्थमा की अगर बात करते हैं वायरस से संबंधित नहीं साथियों फंगस से संबंधित है, फंगस आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, तो कौन सी बीमारी मैं कह सकता हूं साथियों, कौन सी बीमारी की बात चल रही है, पार्किंसन की बात चल रही है साथियों। ये बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर डालती है। अगला देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों, रेटिनॉल। आपको यहाँ पर याद रखना है रेटिनॉल क्या है साथियों, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। उसके बाद देखिए विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम की अगर बात करते हैं साथियों थायमिन है। क्या है, थायमिन जो है ना ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है,
तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम साथियों राइबोफ्लेविन है ना। राइबोफ्लेविन जो होगा वो आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम थायमिन है, नहीं राइबोफ्लेविन नहीं साथियों, एस्कार्बिक एसिड कह सकते हैं। एस्कार्बिक एसिड ये विटामिन C का रासायनिक नाम है, आपको ये याद रखना है। कह रहे कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है साथियों बताइए। तो आपको क्या पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेंटोथेनिक एसिड जो होता है ये विटामिन B5 का ही रासायनिक नाम होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, मुझे बताइए। तो गंगा नदी तो नहीं साथियों, ये सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। जो अयोध्या शहर है ये सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। करके कोलकाता किस शहर के किनारे पर स्थित है? तो कोलकाता की अगर बात करते हैं साथियों ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर आपका डी जाएगा। अगला देखिए लखनऊ किस शहर के किनारे पर स्थित है? तो लखनऊ आपका साथियों गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जबलपुर शहर की अगर बात करते हैं साथियों ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यार कि जो कोटा शहर है ना ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कोटा शहर आपका चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। अगला देखिए नासिक शहर सातु किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक शहर की अगर बात करते हैं सातु ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। गोदावरी नदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके श्रीरंगपट्टनम शहर जो है ना ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये तो कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। ये आपको याद रखना है श्रीरंगपट्टनम शहर। अगला देखिए हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हैदराबाद शहर जो है ना ये मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा शहर साथियों? मूसी नदी के किनारे पर स्थित है हैदराबाद शहर। आंसर आपका बी होगा। कह रहे जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपको याद रखना है साथियों स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा शहर? जमशेदपुर शहर। अगला सवाल देखिए अहमदाबाद जो है ना अहमदाबाद ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये सातों साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है सातों विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। कह रही कि प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो सातों कैंडेला जो है ना यही तो प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई सातों पास्कल होती है। पास्कल आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई साथियों ओम है। क्या है? ओम है। उसके बाद देखिए मात्रा की एसआई इकाई क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो मात्रा की एसआई इकाई मोल हो जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि कोण की एसआई इकाई क्या है? तो साथियों कोण की एसआई इकाई रेडियन हो जाएगी। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए ठोस कोण की एसआई इकाई क्या है? तो ठोस कोण की एसआई इकाई की अगर बात करते हैं स्टेरेडियन है। क्या है साथियों? स्टेरेडियन आपका जवाब है। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत विभव की एसआई इकाई की अगर बात करते हैं साथियों वोल्ट आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए धारिता की एसआई इकाई क्या है? तो धारिता की एसआई इकाई साथियों फैराडे हो जाएगी। फैरेड आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या होगी? तो चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई साथियों वेबर होती है। वेबर आपका जवाब है। अगला देखिए जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये साथियों एक तरीके से बात करते हैं साथियों सिमझनी से संबंधित है। आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो बिरजू महाराज की अगर बात करते हैं ये साथियों कथक से संबंधित हैं। कथक आपके इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यानी कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये साथियों सारंगी वादक है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। सारंगी वादक है पंडित राम नारायण। अगला देखिए शंकर खान है ना, शकर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है आपसे पूछा जा रहा है। तो शकर खान का संबंध भी सारंगी वादन से है। सारंगी से संबंधित है। सारंगी वादक आपका राइट आंसर हो जाएगा। जरीन शर्मा किससे संबंधित है? तो जरीन शर्मा जो है ना ये सरोद से संबंधित है। सरोद आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध हैं? तो हरि प्रसाद चौरसिया साथियों ये बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अली अकबर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये भी साथियों सरोद बजाते हैं। सरोद आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है करके गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो गुदई महाराज की अगर बात करते हैं साथियों तबला वादक हैं। तबला वादक आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए शाहिद परवेज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये साथियों सितार वादक हैं। सितार वादक आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा।